वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल BSR। और आज हमारी नई सीरीज केमिस्ट्री और चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसका पहला टॉपिक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। इसका इक्वेशन बोर्ड में आता है। मेरे को उम्मीद है वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उससे पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हमने बचपन से देखे हैं, जैसे घर में वो संडे के दिन रद्दी वाला आता है और वो कागज और ये सब कुछ पुरानी किताब कॉपियां इकट्ठी करके ले जाता है। उसके बाद वो रिसाइकल करके नया पेपर बनाते हैं, यानी फिजिकल चेंज। पेपर से पेपर पे आ गए। केमिकल चेंज जैसे घर में सब्जी आती है और कट के हम दोबारा से उसको प्रोसेस करते हैं और पक जाती है सब्जी। पकी हुई सब्जी से वापस कच्ची सब्जी पे नहीं आ सकते, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। तो यहां से हम केमिकल रिएक्शन पे पहुंचते हैं कि केमिकल चेंजेस से केमिकल रिएक्शन पे हम आ सकते हैं, यानी केमिकल चेंजेस के ड्यूरिंग में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। पर केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो उसमें कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट से डिफरेंट और रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। बड़ी कॉमन रिएक्शन है जिसमें तुमने देखा भी होगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है। ऑक्सीजन जरूरी है आग के लिए। और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है और सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है। ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है, पेट्रोल से भी फास्ट होता है। अब ये दोनों चीजें जलने के लिए हेल्पफुल है और उनके प्रोडक्ट से, उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो उल्टा है, वो आग बुझाने के काम में आता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें नए जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इंडिकेशन है, हम फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। स्टेट चेंज हो सकती है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि उसकी जो स्टेट है वो बदली, कलर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। बहुत सारी चीजों से हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। कई बार से गैस भी इवेल्युएट होती है, गैस के इवेल्युएशन से भी हम चेक कर सकते हैं रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आती है फिर केमिकल इक्वेशन। तो हम पहुंच गए केमिकल इक्वेशन पे। अब केमिकल इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो वो तो एक रिएक्शन तो पूरा स्टेटमेंट होता है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत लंबा स्टेटमेंट। जैसे एक मैं रिएक्शन तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। अब इसको पहले हम वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो एक तो जिंक सल्फेट बना और एक हाइड्रोजन। अब ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद में फिर मैं इसकी स्केलेटन रिएक्शन बनाऊंगा इक्वेशन। उसके लिए क्या है, मैं इनके फॉर्मूले लिख दूंगा। जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। अब इसके बाद इनको चेक करेंगे, क्योंकि 9th क्लास में तुमने पढ़े होंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें एक लॉ पढ़ा होगा कि मास कंजर्व रहता है। मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी मास कभी ना प्रोडक्ट में बढ़ेगा ना रिएक्टेंट का मास कम होगा। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। मास कंजर्व रहता है। अब इस मास के कंजर्व होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो एटम्स हैं वो कंजर्व रहते हैं, यानी जितने एटम हम रिएक्टेंट में यूज करते हैं उतने एटम हमारे प्रोडक्ट में होते हैं। यानी एटम कभी खत्म नहीं होते, केवल उनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, एटम खत्म नहीं हो रहा। तो इसमें अगर हम चेक करते हैं, अक्सर हम LHS में रिएक्टेंट को लिखते हैं और RHS में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो अगर हम चेक करें तो जिंक जो रिएक्टेंट में है वो एक एटम है और प्रोडक्ट में भी जिंक का एक ही एटम है। हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है और इसमें भी 2 एटम है। सल्फर के इसमें एक एटम है, इसमें भी एक ही एटम है, दोनों में एक एक है। ऑक्सीजन के इसमें 4 एटम है और इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब मास भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ये तो बैलेंस है, पर हमेशा हमें बैलेंस थोड़ी ना मिलती है। कभी कभी हमें ऐसी भी जो इक्वेशन है
वो रिएक्शन है उनमें ऐसी इक्वेशन बन जाती है, जो स्केलेटन बनाएंगे हम, वो हो सकता है वो बैलेंस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है कि आयरन को हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, ये अपने आप हो गया, लोहा बाहर पड़ा है, तो एक तो आयरन ऑक्साइड बनती है और एक हाइड्रोजन। अब आयरन के फार्मूला जो होता है Fe, वाटर का H2O, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन का H2। अब अगर हम चेक करते हैं तो आयरन का यहां पे एक की एटम है LHS में, यानी रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में चेक करते हैं तो प्रोडक्ट में आयरन के 3 है। हाइड्रोजन का चेक करते हैं, इधर 2 है, और इधर हाइड्रोजन का चेक करते हैं 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का चेक करते हैं, इधर 1 है, या कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, इधर चेक करते हैं तो 4 है। तो इसका मतलब यहाँ तो आयरन और इसके ऑक्सीजन के एटम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मास भी बढ़ जाएगा। अब इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, पहले तुम्हें मैं एक चीज बता दूं कि ये जो O है और जो O2 है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये एटम और ये मॉलिक्यूल। अब अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूं तो एटम तो दोनों में सेम है, ये 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 एटम मॉलिक्यूल में यूज होते हैं। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में गैस के 2 ऑक्सीजन एटम यूज होते हैं। लेकिन अगर तुम ये यहाँ 1 की जगह तुमने यहाँ 2 लिख दिया तो ये आइडेंटिटी बदल गई। अभी तो ये एटम है, ये मॉलिक्यूल बन गया, और अभी अगर तुमने O3 लिख दिया तो और आइडेंटिटी चेंज हो गई, ये ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कुछ कर सकते हैं, अब तुम यहां कुछ भी लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, 2 लिख लो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब ये 12 मॉलिक्यूल ओजोन गैस के हैं, ये 21 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के हैं, ये 2 एटम ऑक्सीजन गैस के हैं। तो कुल मिला के अगर हम आगे कुछ भी लिखते हैं तो इससे आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हमने इंडिविजुअल कुछ लिख दिया तो आइडेंटिटी को बदल देगा। तो कभी भी हम इंडिविजुअल अप्रोच नहीं करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे केवल आगे कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, यानी जो हम नंबर यूज करेंगे बैलेंसिंग के लिए वो सब हम फ्रंट पे यूज करेंगे, मॉलिक्यूल पे यूज करेंगे, नंबर मॉलिक्यूल का चेंज करेंगे, एटम का इंडिविजुअल कोई चेंज नहीं करेंगे। इस बात को बैलेंसिंग में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब तुम देखोगे कि अगर सपोज करो कि मैं सबसे पहले टारगेट बना ऐसे पे जो एक एक जगह डिवाइड हो रहा है, जैसे सबसे ज्यादा एटम वाला ले लो Fe3O। अब इसमें वैसे 2 है, एक तो Fe और एक O, चाहे तो O को पहले बैलेंस कर लो या पहले Fe को कर लो। चलो Fe को करते हैं क्योंकि Fe यहाँ अकेला आ रहा है, O तो पहले भी यहाँ हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है, तो पहले Fe को बैलेंस करो जो दोनों में अलग अलग है, एक फार्मूले में आ रहा है, एक फार्मूले में आ रहा है। अब इसके साथ लेके O के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन चिपका हुआ तो अभी O को मत करो, क्योंकि O यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ या Fe के साथ, तो वो दोनों को डिसबैलेंस करेगा। तो पहले F को करते हैं, तो यहाँ F के 3 एटम है, तो यहाँ F का 1 है, तो 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 बन जा 3, ये F बैलेंस हो गया। अब F के 3 हो गए, यहाँ पे भी F के 3 है। अब इसके बाद हम आते मान लो O पे, O के 4 है, तो O के अगर ये 4 है, यहाँ O का 1 है, तो इसको हम 4 से इंटू करें, 4 बन जा 4, तो अब ये 4 हो गए। अब इसके बाद में आते हैं हम इसके हाइड्रोजन के ऊपर, तो पहले चेक कर लेते हैं एक बार, Fe के यहाँ पे 3 हो गए LHS में, और RHS में Fe के 3 है, और O पे आए तो 4 बन जा 4, LHS में 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये तो दोनों बैलेंस हो गए। अब अगर हाइड्रोजन के हम देखें तो ये 4 2 जा 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन के देखें तो 2, यानी अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो इसको अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो 4 2 जा 8, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 4 मॉलिक्यूल में 8 होंगे। तो यहाँ पे हम 4 से इंटू कर दें तो अब हाइड्रोजन भी दोनों में बैलेंस हो गया, और अब ये इक्वेशन हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि जो कुछ करना है वो आगे करना है और बीच में नहीं करना।
अब इसके बाद में हमारे पास एक थोड़ी सी मैं एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ले लेता हूं जो तुम्हारी बुक में दी हुई है कि अगर लेड नाइट्रेट को तुम डिकम्पोज करोगे यानी हीट करोगे तो एक तो लेड ऑक्साइड बनेगी, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और एक उसमें से ऑक्सीजन गैस तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तो अगर तुम लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक तो तुम्हारी जो लेड ऑक्साइड है वो बन जाती है और एक इसमें से तुम्हें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है और प्लस ऑक्सीजन। ये तुम्हारी रिएक्शन होती है। अब जो लेड नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये फार्मूला है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस। और लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुम्हें पता ही होगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तुम्हें पता ही है O2। तो कुल मिला के तुम्हारे पास अब ये जो रिएक्शन है इसको तुम चेक करो तो इसमें LHS में Pb का एक है, यहां पे Pb का एक है, यानी Pb बैलेंस है, एक एक LHS और RHS। इसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो तो देखो ऑक्सीजन क्या है, ये वाली मल्टीप्लाई इससे होगी, 3 2 जा 6 और यहां पे ऑक्सीजन के 2 2 4 और 1 5। इसके बाद में N के N 2 1 जा 2 और यहां पे N का 1। तो कुल मिला के ये बैलेंस नहीं है, केवल Pb बैलेंस है, बाकी तुम्हारे सारे डिसबैलेंस है। अब तुम्हें इसको अगर बैलेंस करना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसी तरह से देखो यहाँ तो सब एक साथ कंबाइंड है पर यहाँ पे सब ब्रेक हो गए। तो अगर तुम ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन 3 जगह ब्रेक हो रही है। तो पहले तुम्हें नाइट्रोजन पे फोकस करना है। नाइट्रोजन के यहाँ 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं हम, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ 2 आ रहा है, Pb तो बैलेंस है, नाइट्रोजन में हमने बैलेंस कर दिया, इसको 2 से इंटू कर दिया। लेकिन अब हम ऑक्सीजन को काउंट करें तो अब हमारी ऑक्सीजन की कंडीशन क्या हो गई, अगर इसको हमने 2 कर लिया तो अब इससे ऑक्सीजन की हमारे 2 2 जा 4 और 2 6 और 1 7, यानी ऑक्सीजन इधर बढ़ गई, इधर ऑक्सीजन कम है। अब अगर तुम्हें इधर ऑक्सीजन बढ़ानी है तो फिर सीधी सी बात है तुम्हारी बाकी सारी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो एक मिनिमम नंबर से हम शुरुआत करेंगे। मान लो मैंने यहाँ 2 कर दिया, अगर मैं यहाँ मिनिमम पे 2 लेके चलता हूं तो अब मेरे Pb तो 2 हो गए और यहाँ पे भी मेरे को Pb पे 2 करने पड़ेंगे। अब दोनों में Pb 2 है, लेकिन अब इसकी वजह से मेरे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी बाद में, ये मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 होंगे। तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, अब मेरे को नाइट्रोजन वहां 4 करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 से इंटू करनी पड़ेगी। अब नाइट्रोजन मेरे बैलेंस हो गए। अब Pb 2 और नाइट्रोजन 2 2 जा 4 और 4 यहाँ पे मैंने कर लिया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखते हैं तो 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे बस तुम एक बात का ध्यान रखोगे कि कभी भी जैसे अभी तुम इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको तुम 4 कर दो, 4 Pb NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे भी 2 से कर दो, ये 4 PbO, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 NO2, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी भी तुम देखोगे बैलेंस होगी। तो हमें एक मिनिमम लेके चलना पड़ता है, लीस्ट, यानी कि अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो इनको काटना पड़ता है। देखो सब 2 के मल्टीप्लाई 2 से काट के ही हम इसको काम चलाएंगे। तो हमें जो बैलेंस करना बड़े हिसाब से करना होता है, एक मिनिमम लीस्ट मॉलिक्यूल पे लेके चलना है, यानी ये किसी कॉमन नंबर से कटने नहीं चाहिए, यानी इनका जो है कॉमन फैक्टर सबका 1 आना चाहिए, यानी को प्राइम रहने चाहिए। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर जैसे 2 आ रहा था तो 2 से फिर काट के तुम्हें लिस्ट पे लेके आना है, को प्राइम बनाना है इनको सबको, यानी कि ये सारे नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, तभी ये फिर एक मिनिमम फॉर्म में लेके हम बैलेंसिंग पे चलते हैं।
तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में ये कहानी आ गई होगी और इससे तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट जो अब मैं तुम्हें वीडियो दूंगा केमिस्ट्री की, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। थैंक यू।